चलिए, टारगेट आज हमारा ये जो है टारगेट 25 IAS प्री, ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इस क्लास में हम देखेंगे कैसे आप अपने क्वेश्चंस को और थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी बोथ रहेगा, ये बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, एज मच एज पॉसिबल। और ये थोड़ा सा क्लास धीमे धीमे चलेगी। धीमे धीमे का मतलब इट मीन्स कि आप अगर इसको ठीक से नहीं समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी फिर डेफिनेटली। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं। एक बार आप इसका सारा PDF भी शेयर किया गया है, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कमिटेड हो तभी ये क्लास ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, कि अगर आपको वाकई में निकालने का मन है कि इस बार कम से कम प्री निकालना चाहिए एटलीस्ट, तभी क्लास ज्वाइन कीजिएगा। अदरवाइज को इसका, या फिर इस, अगर आप आगे के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो भी 26 बैच के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए, तो बाइलिंगुअल रहेगी क्लास। भारत में, भारत सरकार ने दिसंबर 2023 में, देखिए ये 24 का क्वेश्चन है, और इसमें हम एक एक चीज बारीकों पर नजर रखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आपने तुक्के लगाए, क्यों ये क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, सारी चीजों पे विस्तार से चर्चा होगी। ठीक है, 2-3 दिन में आपको ये हैबिचुअल हो जाइएगा, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा स्पीड इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, भारत सरकार ने दिसंबर 23 तक कितने परिसीमन आयोग गठित किए। ठीक है, परिसीमन आयोग। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न का नेचर, क्वेश्चन का नेचर क्या है। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड एज अ एज ऑफ दिसंबर 2023। ठीक है, बिल्कुल प्योर एंड प्योर क्या है, ये फैक्चुअल है। अगर आपको फैक्चुअल बिल्कुल या तो आता है या तो नहीं आता है। ठीक है, इसमें कोई स्कोप नहीं है, इसमें कोई स्कोप नहीं है कि आप इसमें तुक्काबाजी कीजिए कि एक लगा दिया, दो लगा दिया, नहीं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है। यानी तुक्काबाजी जो कई बच्चे करके आए हैं एग्जाम में, उससे बचना है आपको, पहली चीज। अब आइए थोड़ा सा, सही उत्तर है इसका 4। ठीक है, तो अब इसको हमने देख लिया, फर्दर काम आएगा। ठीक है, परिसीमन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, या डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी देश की विधायी निकायों के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित की जाती है। यानी कि निर्वाचन क्षेत्र, ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं, उस क्षेत्र की सीमा नहीं। जैसे ये, एज फॉर एग्जाम्पल, एज फॉर असिस्टेंस बिहार, तो बिहार का ये बॉर्डर पूरा ये देख लीजिए, ये पूरा बिहार है। ठीक है, एज फॉर, आप इसको ऐसे समझिएगा, जरा मुझे एक मिनट दीजिएगा। चलिए, तो इस बिहार का क्या, जब का जो बॉर्डर है ये तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन भी तो होगी। तो पॉपुलेशन अपनी सरकार भी चुनेगी, चाहे वो राज्य स्तर की सरकार हो या नेशनल लेवल की सरकार हो, राष्ट्रीय स्तर की, दोनों की सरकार, आप इनको चुनने का हक है। लेकिन अब इसमें निर्वाचन क्षेत्र में, यानी कि ब्लॉक लेवल पे कैसे होगा, क्या क्या बांटा जाएगा, कितना क्षेत्र जो है जनसंख्या के आधार पर यह निर्धारित की जाती है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या है। ठीक है, सो डिलिमिटेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच द बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी
for legislative bodies in a country are determined. वर्ड ध्यान रखिएगा, कोई भी विधायी निकाय के लिए, विधायी निकाय की बात हो रही है यहाँ पे, लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है, उसके लिए। तो अभी तक भारत सरकार ने, जैसे जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, 1952, 63, 73 एंड 2002 में ये परिसीमन आयोग आया है। ठीक है, 4 हो गए। अब इसके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान कहाँ कहाँ है, क्या क्या है? ठीक है, तो संवैधानिक प्रावधान जो रिलेवेंट, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो क्या है? आर्टिकल 82 एंड 170। अब आप एक सवाल समझ लीजिए, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही बेसिक सा सवाल। क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है हमारा, क्या इसको हमें याद रखना है? जवाब है नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, जवाब है नहीं। ये शाओमी कोई है, प्लीज अपना नाम के साथ मेंशन कर दीजिए कि कौन किस नाम से आया है, तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। शाओमी अभी जो जस्ट एंट्री कर रहा है, ठीक है, चलिए। सो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, प्लीज टेक नोट ऑफ दैट। ठीक है, लोकसभा की सीटें और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की पुनः सीमांकन प्रक्रिया, आर्टिकल 82 में ये है। आपको आर्टिकल 82 याद रखना ही नहीं है, बस आपको ये समझना है कि इस तरह के जो डिलिमिटेशन का कुछ जो प्रोविजन है, क्या वो कहीं और भी दिया गया है? जवाब है हाँ, दिया गया है। बस इतना याद रखना है, किस आर्टिकल में दिया गया है ये आपको याद नहीं रखना है। आज नहीं, अभी नहीं, कभी याद नहीं रखना है, कम से कम एज फार एज योर आईएएस एग्जाम इज कंसर्न। चलिए, तो लोकसभा की सीटें हो गई यहाँ पे, और एक राज्यसभा की सीटें हो गई। राज्यसभा की सीटें, राज्य विधानसभाओं की, माफी चाहूंगा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि बिहार झारखंड हो गया, यूपी बिहार हो गया, तमिलनाडु केरला पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, तो सीटों का जो आप देखते हैं ना कि लोकसभा की सीटें यूपी में सबसे ज्यादा 80 है, बिहार में ये 40 है, क्यों है लोकसभा की? तो वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से है। अब इसी तरह से अगर राज्यों की विधानसभा की बात की जाए, तो विधानसभा में वो भी सीटें निर्धारित होती है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो यूपी की अगर हम राज्य विधानसभा की बात करें हम, तो 403 सीटें हैं, है ना? तो ये निर्धारित कैसे होगा? ये डिलिमिटेशन से होगा कि किस एरिया में कितना पॉपुलेशन है। मान लीजिए कि कोई एरिया है, कोई एरिया यानी डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए यूपी का कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, कानपुर। तो कानपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने, अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो वहां से मान लीजिए कि डबल हो गई, सपोज, लेट अस सपोज है, और डिलिमिटेशन कमीशन जो हुआ उससे परिसीमन के पश्चात फिर क्या पता चलेगा यहाँ पे कि भाई चलो अब एक सीट जो हुआ करती थी, हर 10 लाख पे एक सीट की बात थी, ऐसे करके निर्धारित होती है ये। ठीक है, तो अब एक की जगह पे 2 कर दिया जाएगा अगर ये 20 लाख हो गई तो। ये है कहने का मतलब। ठीक है, चलिए, तो सीटों की संख्या पहले, नंबर ऑफ जो सीट्स है, 1951 का सेंसस था, 1961, 71, और ये इसको फिक्स कर दिया गया अभी ये वर्तमान में। ठीक है, कंटेम्प्रेरी अगर अगर हम बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट, एक सेकेंड, ज्योति जी गुड मॉर्निंग, एंड मोहित कुमार गुड मॉर्निंग। सो 1971 का की जो सेंसस है उससे हमारी सीट वर्तमान में कितनी है? 543 सीट्स। ठीक है, तो ये ऐसा किया गया है, 71 की जनगणना को ही बेस माना गया है, और ये 42वां जो 42nd जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 का, उससे बताया गया कि सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया गया कि भैया सीट नंबर वर फ्रोजन अंटिल 2000, 2000 सन 2000 तक के लिए सीट फिक्स कर दी गई थी। अब इसी को, भाई जनसंख्या तो फिर भी बढ़ जाएगी, तो जनसंख्या फिर से बढ़ी, लेकिन इस सीट को ही एज इट इज रखा गया 2026 तक। इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी
वजह यह थी कि उत्तर के राज्यों ने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण कायम नहीं किया, लेकिन दक्षिण के राज्यों ने इसे पूरी तरह से एप्लीकेबल किया कि भाई चलो हम अपनी जनसंख्या को बढ़ने नहीं देंगे। तो अब इनको तो नुकसान हो गया। इस तरीके से अगर देखा जाए तो दक्षिण के राज्यों को नुकसान हो गया, तो दक्षिण के राज्यों ने विरोध किया कि भाई हमने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा, उत्तर के राज्यों ने नहीं रखा, बट बेनिफिट तो इनको मिल रहा है। तो इसके लिए ये अमेंडमेंट लाया गया कि अब 2026 तक कम से कम ऐसे ही एज इट इज रहने वाला है। नहीं तो यूपी, बिहार, उत्तर, नॉर्थ इंडिया जो है वो अपनी जनसंख्या के दम पर ज्यादा सीटें ले जाएंगे तो अपनी सरकार बना पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट नंबर गेम्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अब कहा गया है कि फर्दर द फर्स्ट जो सेंसस कंडक्ट पोस्ट 26, द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज विल बी रिवाइज्ड अगेन। 26 के बाद ही अब ये सीटों की संख्या जो होगी, नंबर ऑफ सीट जो होंगी एंड बाउंड्रीज होंगी, उसको रिवाइज किया जाएगा, उसके पहले नहीं। क्लियर है? कमेंट करके बताते चलिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा समझ में आए। लगता है बाकी लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है। इतना पर्याप्त रहेगा। ठीक है, चलिए। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ध्यान रखिएगा, अगर यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फैक्चुअल नहीं पूछ रहा, कुछ कुछ जगह पे पूछ रहा है वो, तो इस तरह के क्वेश्चंस पर बिल्कुल फैक्चुअल है और आपको नहीं पता है तो तुक्का नहीं लगाना। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर लगा रहे हो तो ये आप नुकसान में रहोगे। गुलाबशाह अलवी जी, ये बात समझ में आई? कुछ बच्चों की मैंने वो भी देखे हैं, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर एडेड टू द 8th शेड्यूल? शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूंट, जो 71 का अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। ठीक है, तो पूछा गया कि किस भाषा को शामिल करने की बात कही गई थी 8वीं अनुसूची में अमेंड करके। ये भी फैक्चुअल है, ध्यान से समझ लेना। अगर फैक्चुअल अगर देखने जाओ तो इसका नेचर भी क्या है? फैक्चुअल है। और यूपीएससी में क्राइटेरिया की अगर हम बात करें ऑल ओवर क्वेश्चन की, फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट बेस्ड की बात करें तो इसका 10 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो फैक्चुअल होता है, बाकी सब कॉन्सेप्चुअल ही होते हैं। और इसमें भी थोड़ा बहुत आपको गुंजाइश होगी थोड़ा सा एलिमिनेशन वाला, पर अब यूपीएससी ने इसको खत्म करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यूपीएससी कभी भी ध्यान रखना, एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, यूपीएससी कभी भी अपने पेरिफेरल से बाहर नहीं जाता। जैसे आने वाले समय में आपको या पीछे जाके देखोगे तो परिसीमन डिलिमिटेशन से क्वेश्चन रहा है तो है। और कुछ इसमें कुछ और भी ऐड ऑन करना होगा तो मैं ऐड ऑन करके दूंगा आप लोगों को। फिलहाल इसको जितना अच्छे से कर सको, क्योंकि जो यहां कर रहे हो यही आपको अब काम आने वाला है 25 मई को, 25 मई। क्योंकि आप लोग कितना पढ़ रहे हो ये भी मुझे पता है, अच्छे से पता है। कितना चूरन बेच रहे हो, मुझे बेच पाओगे लेकिन आप यूपीएससी को नहीं कर पाओगे ये चीज, वो सीधा रिजल्ट थमा देगा हाथ में। तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। नहीं सुधरना है तो वो आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए। तो आपको जानने लायक यहाँ पे क्या एक फैक्ट है कि भाई 71 का जो अमेंडमेंट हुआ था, तो ऐसे ही कुछ कुछ लैंग्वेजेस को 8 शेड्यूल में अमेंड करके डाला जा रहा है। अभी नंबर ऑफ जो है वो कितने हैं लैंग्वेजेस? 22। तो पूछा गया है कि 71 वाला जो 1992 में हुआ था उसमें पहले तो ये भी समझिएगा कि शेड्यूल भी आपको पढ़ना है 1 to 12। और यूपीएससी में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्रियम्बल, प्रियम्बल एंड 1 to 51
ए, ये तो आपको हनुमान चालीसा टाइप याद होना चाहिए। नहीं, आंसर करने की जरूरत, मोहित कुमार जी, आंसर में भी फोकस मत कीजिए। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उठा के नहीं पूछा जाएगा कहीं भी, कम से कम आईएएस में नहीं, किसी और एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो वहां पे काम आ जाएगा। बट 99% लोग क्या समझते हैं कि इसके आंसर को रखना ही यूपीएससी में पीवाईक्यू पढ़ना होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो, तो मल्टीपल्स लैंग्वेज दिए गए हैं, ठीक है। अब इसी में आप देखिए 92 में ये अब एक अमेंडमेंट लाया गया था, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, सो 8 शेड्यूल क्या है पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं। तो ये जब संविधान को लागू किया गया था, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, द 8 शेड्यूल इंक्लूड 14 लैंग्वेजेस। 14 लैंग्वेजेस थी कहाँ पे, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, और अभी करंट लैंग्वेज कितनी है, नाउ इट्स इंक्लूड 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, सो रिलेवेंट जो अमेंडमेंट्स है, कब कब क्या क्या जोड़ा गया है, ये आपको याद होना चाहिए, बीइंग अ फैक्चुअल। अब आप इसमें संशोधन मतलब कि 21 था, ये 71 है, ये 92 है, इतना करने की जरूरत नहीं है। बस आप उसका डेट याद रखिएगा, तो भी काम चल जाएगा। मैच द फॉलोइंग नहीं देगा लेकिन काम करेगा। ठीक है, चलिए, तो अब जरा सा 8 शेड्यूल को देख लेते हैं। ये जो एडिशनल, ये जो 71 वाला जो ये है, अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा। 71 की बात हो रही है ना, ये देखिए 71 जो अमेंडमेंट शेड्यूल ये है, इस पे बात कर लेते हैं। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई, तो ये जो अधिनियम है, इसे 3 भाषाएं जोड़ी गई थी इसमें 8वीं अनुसूची में। और ये संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि भाषाई समुदायों की मांग मांग को मान्यता देने के लिए, और भारत की जो भाषाई विविधता है, लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है, और जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करने के लिए उद्देश्य से इसको लाया गया। तो कल को भोजपुरी मिल जाए, कल को कोई और लैंग्वेज को मिल जाए, ठीक है, तो उसमें क्या अमेंडमेंट करना पड़ेगा कोई भी लैंग्वेज को ऐड ऑन करने के लिए? जवाब है यस, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अमेंडमेंट से ही सारा आ रहा है। देखो, संशोधन करने के बाद ही जोड़ा जा रहा है। अब अगर 22 आज है, अब मुझे 2 लैंग्वेजेस को मुझे ऐड ऑन करना है, तो उसके लिए अमेंडमेंट चाहिए। ठीक है, संविधान में संशोधन करना होगा, कुछ भी घटाना या बढ़ाना, टेलर्ड और कस्टमाइज करना है इसको, है ना। कुछ भी ऐड ऑन करना हो, जब आप टेलर के पास जाते हो कि भैया इसकी लेंथ कम कर दो, या इसकी लेंथ को थोड़ा सा और बढ़ा दो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हो समय की जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हो रही है 1950 से। देखो 8वीं अनुसूची में तब ये कौन कौन सी भाषाएं थी, ये सारी चीजें हैं, संशोधन कर दिया गया। ठीक है, ये तो रिपीट हो गया है। ठीक है, देखो यहाँ कुछ कुछ चीजें रिपीट मिलेंगी आपको, उसको मैं मार्क करता चलूंगा। चलो, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल, इसको आप देख सकते हैं। 92वां जो अमेंडमेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के एग्जाम के लिए। चलिए, अब यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता क्या है इसकी, रिलेवेंस क्या है इसका, तो स्टैटिक पोर्शन है पॉलिटी का। अब देखो ये 344 1 एंड 351 दो आपको आर्टिकल देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको क्या करना, अभी मैंने क्या बताया था, आर्टिकल को याद है, अच्छी बात है, नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस आपको इतना पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हिंदी को एक प्रगतिशील उपयोग और अंग्रेजी को एक आधिकारिक भाषा पर प्रतिबंध के लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन फॉर द प्रोग्रेसिव यूजेस ऑफ हिंदी
राजभाषा, तो हिंदी को क्या दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है, नॉट राष्ट्रभाषा। राजभाषा एंड वर्सेस राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो हिंदी हर जगह नहीं बोली जाती है, इसीलिए इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए। 470 के अराउंड अभी पूरा कॉन्स्ट आर्टिकल अभी है। अगर अमेंडमेंट के हिसाब से बात करें तो 410 के 410 के आसपास बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें कि काम की चीजें कितनी है, तो आप लगभग 65 से 70 है, जो आपको आर्टिकल के साथ याद रखनी है। 65 से 70 पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा आर्टिकल आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसमें से ये इंपॉर्टेंट है ना, 351, आर्टिकल 351 है, ये डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेजेस, इसके लिए एक निर्देश देने के लिए, हिंदी भाषा का विकास के लिए काम करने के लिए बात कही गई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 8वीं अनुसूची की का रोल क्या है, रोल ऑफ द 8th शेड्यूल क्या होगा, तो ये भाषाओं की सूची प्रदान करती है, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका सीधा कानूनी प्रभाव संविधान में स्पष्ट नहीं है। इट लिस्ट लैंग्वेजेस बट डज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइडेड लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स। ये ध्यान रखना, एकदम क्लियर है ये लाइन आपको समझना है, ये कॉन्सेप्ट वाली चीज है। ठीक है, चलिए। अगर इसमें संशोधन करना है, ध्यान से देखिएगा, कुछ कुछ चीजें एकदम फोकस करवा दे रहा हूं। अगर हमें लैंग्वेजेस को ऐड ऑन करना है तो उसके लिए कौन सा बहुमत चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी, बात खत्म। कोई भी लैंग्वेज, कल को कोई लैंग्वेज है XYZ लैंग्वेज, उसको ऐड ऑन करना है तो उसके लिए कौन सा हमें पास करने के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी। अमेंडमेंट वाले सेक्शन में हम इसको देखेंगे। ठीक है, और लैंग्वेज का कहीं और भी रोल है क्या, तो बिल्कुल है, एक आर्टिकल 29 में है, जिसमें बताया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, उसके भी ये अनुरूप है कि भाई ये डीपीएसपी का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। देखिए, एक चीज और ध्यान रखिएगा, डिटेलिंग जितना करके जाइए, इतना डिटेलिंग अगर आप कर लेते हैं, कुछ कुछ और भी डिटेलिंग बचा हुआ रहेगा इसमें, उसकी एक लिस्ट या चार्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब आप, लास्ट ईयर मुझे याद है कि मैंने जल्दी जल्दी कि आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा, इस तरह से चीजें मैंने करवाई थी, लेकिन आप लोगों ने की नहीं, बहुत सारे बच्चों ने नहीं की, तो रिजल्ट सामने है। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्टी एंड लीडर, ठीक है, देखो फैक्चुअल फिर से पूछा है। ठीक है, दल और उसके नेता, तो कौन कौन, भारतीय जनसंघ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी, श्री राजगोपालाचारी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक, ये जगजीवन राम, एंड स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। इसके बारे में पूछा कि भैया कौन कौन से क्या है, पेयर है, करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो आंसर इज ओनली टू। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं, 51 में जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। ठीक है, ये आरएसएस के ही एक राजनीतिक शाखा थी। ठीक है, राजगोपालाचारी जो है ये सोशलिस्ट पार्टी ने स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। इनकरेक्ट हो गया, रटते चले जाओ, स्वतंत्र पार्टी के ये फाउंडर थे। ठीक है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, इसका गठन जगजीवन राम ने किया था। आपातकाल के बाद कांग्रेस से ये अलग एक गुट था। आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी लगी थी देश में, है ना,
चलिए, और फोर्थ वाला पेयर वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि आचार्य नरेंद्र देव ने सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तब, जबकि स्वतंत्रता स्वतंत्र पार्टी, ये तो आपको बता दिया किसने किया है, राजगोपालाचारी। लिस्ट में दिया गया है स्वतंत्र पार्टी, देखो ये और ये वाला है, तो ऑब्वियस है। तो प्योर फैक्चुअल है। अब जब प्योर फैक्चुअल है तो उसमें आपको क्या नहीं करना है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसको रिस्क नहीं लेना है। और अगर रिस्क लेते हैं तो क्या होगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप, देखो यार सीधी सी बात है, 55 कट पिट के आ जाना चाहिए क्वेश्चन आपके, है ना। मैं एज अ जनरल बता रहा हूँ, जनरल फिनोमिना। डेली डेली, ईच एंड एवरी ईयर क्या कर रहा है, कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। कभी पेपर डिपेंड करेगा कि पेपर टफ आ गया तो कट ऑफ नीचे जाएगा, कट पेपर इजी आ गया तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, यही होता है। ठीक है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन की संख्या जो है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो फैक्चुअल है वो बढ़ रही है, तो थोड़ा सा फैक्चुअल पे ध्यान देना होगा। तो उसके लिए कहाँ से फैक्ट लेके आया, क्या सबको पढ़ ले? जवाब है नहीं। मैंने जो भी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाया है उसको पढ़ लीजिए, या फिर कोई भी बुक पढ़ लीजिए। अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है कि नहीं यार नोट्स नहीं पढ़ेंगे, तो आप बुक पढ़ लीजिए, बट सोर्स एक ही रखना। ठीक है। टारगेट को डेली, डे बाय डे आप उसको क्या करती कीजिए, मीट करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के, ये 24 का ही क्वेश्चन है ना। चलिए, अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट? ये भी ठीक है, बट बहुत ही इजी है। नगर पालिका की जो शक्तियां हैं, संविधान के भाग 9A में दी गई है। आपातकालीन प्रावधान जो है संविधान के भाग 18 में दिया गया है, और संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान जो है संविधान के भाग 20 में दिया गया है। द पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर प्रोवाइडेड इन अ पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन अ पार्ट ऑफ 18, ये भी फैक्चुअल है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत ही इजी है, मैंने कहा ना ये इजी नेचर में है। अब जो आपका जो प्रोविजन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, आर प्रोवाइडेड इन 20th, बिल्कुल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल दिया गया है। फैक्चुअल था, कर सकते थे, इजिली हो जाएगा। ठीक है, तीनों सही है इसका आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। उठा के देखिए, ये 74वां अमेंडमेंट है, 92 में जोड़ा गया है। तो जो लोकल बॉडीज है उसकी स्ट्रक्चर, उसके राइट्स और उसके ड्यूटीज का इसमें क्या है, कुछ प्रावधान किया गया है, ये प्रोवाइड करता है। ठीक है। स्टेटमेंट टू इमरजेंसी प्रोविजंस है, ठीक है आपका, ये जो 52, 352, 356 एंड 360। 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी है। 356 में स्टेट इमरजेंसी है, जिसको प्रेसिडेंट रूल और गवर्नर रूल भी कहा जाता है, एज वी नो। एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो कि अभी तक इंप्लीमेंट कभी नहीं हुई। ईश्वर से प्रार्थना है कि कभी ऐसा हो भी नहीं। सबसे ज्यादा कहाँ लगा गया है, ये जो स्टेट इमरजेंसी है पंजाब में लगाया गया है। ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट थर्ड की बात करें तो पार्ट 20 जो है ये भी इससे संबंधित है। चलिए जरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा।
चलिए, इसको हम डिटेल में भी थोड़ा सा देखेंगे, अलग से भी देखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368 में है। टाइप्स ऑफ जो अमेंडमेंट्स है, मैं सोच रहा था कि यहां भी डाल दूं, लेकिन फिर लगा कि नहीं, और भी जगह पे ये मिलेगा भी, कई बार मिलेगा, तो चलो इसको भी थोड़ा छोड़ते हैं यहाँ पे। तो अमेंडमेंट को आपको थोड़ा सा जानना है। तो तीन चीजें हमें पता चल गई कि जो डिटेलिंग में क्या करना है। यहां से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट, क्रॉस चेक कर लेना। 2025 में इन तीन टॉपिक में से तीनों से क्वेश्चन रहने वाला है। एटलीस्ट दो से तो रहेगा ही रहेगा, कम से कम दो से। ये तीन टॉपिक जो है ना, लोकल बॉडीज, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो वट ये नगर पालिका है, म्यूनसिपैलिटी, और पंचायत में से हो, इमरजेंसी में से हो, या फिर अमेंडमेंट से हो, ये होना ही है। यहां से कम एटलीस्ट दो टू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, सो अब रिलेवेंस क्या है, रिलेवेंस बता दिया गया आपको। तो यहां से क्वेश्चन रहना ही रहना है ना, ठीक है, डोंट वरी। अभी अमेंडमेंट पे हम थोड़ा सा, जो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संशोधन जो करना है ना, ये थ्री टाइप्स के हो रहे हैं, ये मैं आपको रफली अभी बता दे रहा हूं, आगे आप इसको देख लोगे, डिटेल में हम जाएंगे। एक साधारण बहुमत है, सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। और थर्ड है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, विधानसभा, राज्यों की विधानसभाओं का भी 50% ये समर्थन होना चाहिए। किसी भी विधेयक को, जब देखो विधेयक को में या कोई बिल को लाया जाता है अमेंडमेंट करने के लिए, तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है, पूरी क्लास इसी पे खत्म हो सकती है, इसलिए मैंने इसको अभी बचा के रखा हुआ है। इसको हम करेंगे, लेकिन थोड़ा आराम से, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान देना, यहाँ पे कौन सा कथन सही है पूछा है ना, ठीक है। तो अब आपको जब सही है बोल दिया गया या फिर गलत है बोल दिया गया है ना, करेक्ट और इनकरेक्ट, तो आपको क्या करना होता है, चारों सेंटेंस को पढ़ना होगा, ठीक है। यूपीएससी कभी नहीं करने वाला कि पहला स्टेटमेंट ही आपको एकदम कंफर्म पता हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है। तो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है, इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। अब देखो कितना कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन सही पूछना है। तो जाहिर सी बात है कि अंतरराज्यीय, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य, अंतरराज्य का मतलब एक राज्य से दूसरे, बिहार एंड राजस्थान के बीच में क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य जो है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। राज्य सूची में दे आर तीन तीन तरह के सब्जेक्ट्स है ना, यूनियन लिस्ट 7 शेड्यूल में, देखो शेड्यूल से ही आया है क्वेश्चन, जो अनुसूची है उसी से ही आया है ये क्वेश्चन, है ना। ये आपका यूनियन लिस्ट हो गया, ये स्टेट लिस्ट हो गया, एंड ये कंकरेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट में 97 जो है सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 67 है, इसमें 47 है, ठीक है। चलो, अब स्टेट लिस्ट, इसकी बात हो रही है। स्टेट लिस्ट का मतलब कि यूनियन लिस्ट का मतलब ये होता है कि ये 97 जो सब्जेक्ट्स हैं, इस पे कानून को फॉर्म करने का, बनाने का राइट किसके पास है, यूनियन के पास है। स्टेट वाले में क्या होता है, ये 67 ऐसे टॉपिक है या सब्जेक्ट्स हैं जिसपे जो लॉ बनाने का राइट किसके पास है, स्टेट के पास है। और कंकर्ड में है दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं, 47 जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसपे दोनों में से कोई भी बना सकता है कानून, ठीक है, लॉ फॉर्म कर सकता है। लॉ क्यों जरूरी है, पहले समझ लेना। लॉ क्यों जरूरी, कि कोई भी काम करने के लिए
कोई दिक्कत नहीं है वासु जी, कहीं 66 मिल जाएगा, कहीं 67, ये संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 51 54 आपको मिलता रहेगा, ठीक है, वो उस पर मत जाओ अभी। जो मैं काम की चीज बता रहा हूँ, जो यूपीएससी जिससे क्लियर होगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या है कि भाई दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन मान लो ये यूनियन का कानून है और ये स्टेट का कानून है, ये स्टेट का कानून है, ठीक है, यानी ये मोदी जी का है और ये योगी जी का है, ऐसे समझो। अब योगी जी का कानून जो है थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया और इसको ओवरराइड कर रहा है ये सेंट्रल, ठीक है। तो दोनों अगर एक दूसरे को ओवरशैडो नहीं कर रहे, एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं कर रहे, तब तक तो दोनों कानून एज इट इज चलेंगे। लेकिन जैसे ही अगर वो सेंट्रल कानून को ओवरराइड करने की कोशिश करेगा, स्टेट का कानून प्रिवेल, खत्म। या तो जितना ये पार्ट अगर हो रहा है किसी, इस पूरे कानून का एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो इस कानून का उल्लंघन कर रहा है, केंद्रीय कानून का, तो वहां तक बस उसी कानून, उस लाइन को हटाया जाएगा। जब पूरा का पूरा कानून ही उल्लंघन कर रहा है तो पूरा का पूरा कानून निरस्त होगा किसी भी हालत में। यानी चौधरी कौन है यहाँ पे, कौन है चौधरी, स्टेट, सेंट्रल, सेंट्रल का कानून प्रिवेल करेगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो, अब अंतरराज्यीय प्रवासन, इंटरस्टेट माइग्रेशन इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। प्रवासन, माइग्रेशन की बात की, ये किसका किसका विषय है, क्या ये स्टेट का विषय है, यानी रोहिंग्या का आएंगे कल को तो ये स्टेट का सब्जेक्ट है? जवाब है नहीं। ऐसे तो कोई भी स्टेट अगर विपक्ष की सरकार है तो पूरा बसा लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछा है देखो यूपीएससी 24 में, आप लोगों को ध्यान भी नहीं चला, नहीं गया होगा, है ना। प्रवासन क्यों पूछा, कई राज्यों में आपने देखा कि रोहिंग्यास और बांग्लादेशी बसाए गए, ठीक है। सो इसलिए पूछा गया कि सब्जेक्ट किसका है, आप उसमें गलत और सही में लगे रहे, यूपीएससी चुपचाप पूछ के निकल गया, है ना। अंतरराज्यीय जो संघ, क्वारंटाइन इज अ सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। क्वारंटाइन मतलब एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में जो क्वारंटाइन, ये क्या है, संगरोध, रोध, संगरोध, रोध का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर ये समझ में नहीं आ रहा पहले समझना। अगर आपको इस वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा, सपोज जैसे मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे संगरोध नहीं समझ में आया, मैं तुरंत क्या करूंगा, इसका बस पर्टिकुलर इस वर्ड को देखूंगा, कहाँ पे, इंग्लिश में। और इंग्लिश वाले को नहीं समझ में आया तो हिंदी देख लो यार। अल्टीमेट आप साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्ट से नहीं हो तो आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में ही क्या होगा, पब्लिश होता है ना, छपता है, ठीक है। तो ये समझ में नहीं आया, अभी इसको थोड़ा सा रोक लेते हैं, हाँ तभी रोक लेते हैं। चलो, निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स इज ए सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन टैक्स, भाई निगम कर जो है वो किसका किसका ये होता है, वो संघ का होता है ना, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें पता है, अब ये पता नहीं था तो ये जाहिर सी बात है कि आंसर ये होगा। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, अगर आइदर एक कंडीशन ये हो सकता है शेखर जी, ठीक है, कि ये वर्ड का मीनिंग नहीं पता, बाकी आपको तीनों पता है, तो ये आंसर ऑटोमेटिक निकल गया। लेकिन अगर इस दूसरे कंडीशन की बात करें, संग रोग नहीं पता है, तो पहले आप इसको पता कर लो इंग्लिश में, इसका मतलब होता है क्वारंटाइन, क्वारंटीन और क्वारंटाइन, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा एक अलग से निकल के आया कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जाना है। और ये आदेश कौन दे रहा है, कोरोना के समय में मोदी जी या जो केंद्र सरकार है उन्होंने दिया था, है ना। तो ये किसका विषय है, तो ये संघ का विषय है, ये संघ ही ऐसा कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये आंसर निकल गया। अब देखो, इसका जो आर्टिकल दे दिया गया है ये सब पीसीएस में है, लेकिन आपको मैंने डिटेल में बता दिया है। इंटरेस्टेड महामारी के समय में लगाया जाएगा, पैंडेमिक एक्ट है लगाया गया था 1897 वाला, ठीक है।
चलो, कॉर्पोरेशन टैक्स जो है संघ सूची का विषय है, तो यूपीएससी के लिए ये मैंने डिटेल बता रखा है, देख लीजिए। दोनों के अधिकार होंगे, लेकिन चलेगी किसकी? कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल की। ठीक है, तो अब चलिए ठीक है, इसको रहने दीजिए। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्टिकल, अब ये देखो, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा आप लोगों से, अच्छे से करके जाओ भाई। ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में निजता का अधिकार है ना, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी कहां पे है? तो आपको मैंने अभी बताया था कि 1 to 51A, तो इतना तो हनुमान चालीसा टाइप याद होना चाहिए, है ना। टाइप का मतलब ये है कि जिस तरह से आपको कुछ और भी याद हो सकता है, ठीक है, तो आप उसको याद कर लीजिए, मतलब एक रट्टाफिकेशन होना चाहिए, तो ये इतना तो होना ही चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था 351। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें आप और ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो अभी ये आर्टिकल 15 में क्या है, 16 में क्या है, 19 में क्या है, 21 में क्या है, ये सब आपको करना पड़ेगा। अब ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, तो कुछ केस स्टडी के साथ कुछ ऐड ऑन करते चलेंगे, कुछ कुछ चीजें आप मेंस के लिए भी आपका काम आ जाएगा, लेकिन अभी हम मेंस में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्री को लेकर। ठीक है, तो निजता का अधिकार जो है संविधान में निहित है, ठीक है, चलो, तो स्पष्ट रूप से गारंटी नहीं देता है। ठीक है, तो कई बार कहा गया कि 21 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको व्याख्या के दौरान बताया। ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है ये, न्यायिक व्याख्या के माध्यम से। ये कहीं अगर आप बोलिएगा कहीं लिखित है, ऑन रिटर्न है, तो जवाब है नहीं। इसको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से, यानी न्यायालय ने इसको समय समय पर क्या किया, इसको व्याख्यायित किया है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को सुनिश्चित, यानी एक जीवन को जीने के लिए जो राइट्स हमें चाहिए, बेसिक राइट्स, वो यही है, निजता का अधिकार। ठीक है, तो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस आया था बनाम भारत संघ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला भी दिया था सर्वसम्मति से कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये कब आया था? 17 में। बस इतना याद रख लो। और इसको कहा गया संविधान का, चूंकि आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, ये कहा आर्टिकल भाग 3 में है। ठीक है, कहा गया? ठीक है, क्लियर है। अब न्यायालय का निर्णय क्या दिया गया, कोर्ट्स का डिसीजन क्या था कि भाई ये गारंटी दे दी गई। अब यह अधिकार जो है सूचना प्रौद्योगिकी, आधार, डेटा सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो गया। यानी कि आप, मोबाइल कंपनी आ रही है और आपको आधार ले रही है, तो आधार को कई लोग क्या करते हैं, रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं। ये नहीं कीजिएगा, आधार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सिर्फ आपका आइडेंटिटी, वो आपके आइडेंटिटी कार्ड है ये। ठीक है, तो अब मेंस में क्वेश्चन आने वाले समय में इसी से आएगा। ठीक है, डेटा सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ये सब तमाम तरह की चीजें डिटेल में थोड़ा सा जाके देख लेते हैं। जो हमारा रेस्ट जो आर्टिकल है, बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार के साथ निजता का तालमेल किया गया, तो 19th वाला में भी किया गया है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जीवन जीने के लिए, तो इसमें तो अप टू सम एक्सटेंट रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है। राइट टू प्रिवेसी जो है अलाइन किया गया विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये व्याख्या करने पर मिल सकता है, कंफ्यूजन बना रहता है, लेकिन आर्टिकल 21 है। ठीक है, पुट्टा स्वामी केस क्लियर है। 14 में क्या है, द राइट टू इक्वालिटी विच इंश्योर इंडिविजुअल डिग्निटी कंप्लीमेंट्स द राइट टू प्रिवेसी। तो ये भी उससे जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्म में कैसे आएगा, डायरेक्ट फॉर्म में 21 से ही आना है। क्लियर है, चलो, तो आप 23 में देखो, अब एक थोड़ा सा डेटा सुरक्षा कानून आया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटैक्ट द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो एक्ट अधिनियम लाया गया 23 में,
अब ये क्वेश्चन बनेगा यहां से, क्योंकि अब 24 नहीं, अब 25 में आप एग्जाम दोगे, तो क्वेश्चन टॉपिक पुराना हो गया, आपको लगेगा यूपीएससी नहीं पूछेगा, और जब पूछेगा तो अब आपको अगर सर 2 साल पुराना डेटा पूछ लिया या फिर उसके बारे में पूछ लिया, नहीं नहीं नहीं, जो करंट में रिलेवेंस है जिसका, वो चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो एक बहस वगैरह था, ठीक है, आधार एंड डेटा जो प्रिवेसी डिबेट्स, ठीक है, इशू रिलेटेड टू द डेटा प्रिवेसी हैज स्पार्क वाइड स्प्रेड डिस्कशन, कि हर जगह जो आधार कार्ड मांग लिया जाता है उससे हमारी प्रिवेसी ब्रीच हो रही है, राइट। और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो थोड़ा सा, एक चीज और, एक एक वर्ड पे बात कर लेते हैं ना। तो कोई रिटर्न में नहीं है, द कोर्ट रूलिंग हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना। न्यायिक व्याख्या का मतलब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। कई बार जहां पे ये अदालतें तभी करती हैं जहां पे लिखित रूप से बहुत क्लैरिटी नहीं होती है कि इसका अर्थ क्या समझा जाए। जैसे कि अभी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है, यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वर्ड मैं क्यों बता रहा हूं, ये सुन लीजिए, इसका रेलेवेंस क्या है उस पर बात कर लेते हैं। अभी बहुत सारे जो जो पूजा धार्मिक वाला जो एक कानून अभी लाया गया है, जो 1991 में, 92 में आई थिंक, ठीक है, जो वर्क प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, तो उसका इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। लोग अपने दो पक्ष अपने अपने तरीके से उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो उसका इंटरप्रिटेशन किस रूप में ले, इसीलिए बहुत जरूरी है। अब हो सकता है कि यहाँ पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब ही पूछ ले, ये भी हो सकता है। और 2 सवाल, कम से कम मिनिमम 2 सवाल आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भैया स्टेट क्या है, ठीक है, पुलिस किसको कहते हैं, ये तो बेसिक चीजें जिस पर आपका ध्यान जाता भी है और नहीं भी जाता है। तो कई बार तो ये यहाँ पे जुडिशियल जो इंटरप्रिटेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कह रहा है कि भाई 1947 के बाद, है ना, जो जिसके पोजीशन में है, एक इंटरप्रिटेशन तो ये है, वो जो रिलीजियस जो उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, यही है। दूसरा है, एक और इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है कि भाई ये तो पहले क्लियर हो जाए कि वो जो संपत्ति है, वो संपत्ति है किसकी। रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, ये एक वर्ड है, रिलीजियस कैरेक्टर कैन नॉट बी चेंज्ड, यही बात है, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी है, मैंने पहले भी बताया है, कि भाई मान लीजिए सपोज कि वो एक्स था आज से 2000 साल पहले, या 200 साल पहले, 500 साल पहले, 100 साल बाद अब ये वाई हो गया है, ठीक है, रिलीजियस कैरेक्टर। तो कानून तो ये कह रहा है कि जैसे आप बोलिएगा कि इसके बाद कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, यानी जो कैरेक्टर चेंज होना था वो उसके पहले होना था, अब नहीं हो सकता। एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि भाई पहले से ही इसका कैरेक्टर, इसका जो राम मंदिर वाले मामले में ये कोर्ट ने क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि वंस अगर ये कोई भी अगर स्ट्रक्चर है रिलीजियस है, कैरेक्टर का है, तो वो देवता की जमीन मानी जाती है, ये राम मंदिर में है। तो मैं इतना डिफाइन करके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यही आर्गुमेंट फिर कोर्ट में रखा जाएगा। अब कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि गेंद किसके पाले में जाए, यानी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको उसमें नहीं जाना है, आपको सिर्फ आपके यूपीएससी को का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, सही हो जाए, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। वो जो जमीन है वो फिर देवता की मानी जाती है, और एक बार देवता की जमीन प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो फिर वो हमेशा उसकी रहेगी, चाहे आप कुछ भी उसका कैरेक्टर चेंज कर ही नहीं सकते, ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब इंटरप्रिटेशन का मामला बनेगा, ठीक है। चलिए, तो बैलेंस क्या होना चाहिए, द चैलेंज लाइज इन द बैलेंस ऑफ राइट टू प्रिवेसी विद द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। चलिए, तो संतुलन कैसे बनना है निजता और, अब हर चीज को निजता बोलकर अगर हमने
कह दिया कि भैया हम आधार चेक नहीं करेंगे, तो जितने भी रोहिंग्या है बांग्लादेशी है, फिर तो नेशनल थ्रेट है ना फिर तो। क्योंकि हमने देख लिया है ये भी कि इनके आने से जो पब्लिक डिस्टरबेंस और जो नेशनल थ्रेट जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, लोकसभा में आचार समिति, ठीक है, के बारे में इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा ये क्वेश्चन रह गया है, इसको मैंने अभी तक किया नहीं है, ठीक है, या छूट गया है मुझसे। चलिए, तो उसको हिंदी में देख लेते हैं फिलहाल। आचार समिति कौन सा कथन सही है? तो ये प्रारंभ में एक एडहॉक तदर्थ समिति थी। केवल लोकसभा, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, केवल, केवल लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा के किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। यानी लोकसभा का सदस्य हो और लोकसभा में ही होगा ये, क्या ऐसा हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो एक पॉइंट को नोट कर लो, कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, नॉट केवल, केवल वाले क्वेश्चंस भी 5% चांसेस होते हैं सही होने के। जैसे धन विधेयक जो है वो कहां पे इंट्रोड्यूस होगा? मनी बिल इज इंट्रोड्यूस केवल लोकसभा, राज्यसभा में नहीं हो सकता। तो ऐसे स्टेटमेंट तो सही होंगे। तो 5% चांसेस हैं ऐसे स्टेटमेंट सही होने के, बट 95% चांसेस हैं गलत होने के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ वो 5% वाले जो है उसको याद रख लो, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है, चलो ठीक है। या क्योंकि जाहिर सी बात है यार, लोकसभा में पूछ रहा है आचार समिति, ठीक है, और यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं करती जो न्यायालय में विचाराधीन हो। बात तो सही है, जो भी न्यायालय में विचाराधीन है, क्योंकि दोनों का अपना अपना जुरिडिक्शन है। आपको पता होगा कि संसद में, चाहे वो आइदर वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां पे कोई भी नेता कोई भी बयान देगा, कोई भी आपत्तिजनक बयान ही क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे या राज्यसभा के सभापति करेंगे, चेयरमैन करेंगे राज्यसभा के, राइट। न्यायालय इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन न्यायालय में अगर कोई विचार, अगर कोई वाद लंबित है, कोई केस पेंडिंग है, चल रहा है, उसमें सुनवाई चल रही है, तो आप इस पर टीका टिप्पणी करने से बचें। दोनों चीजें हैं, तो ये तो कॉमन सेंस से ही निकल के आ गया सही। ठीक है, तो केवल 3, तो अब यहां पे इसका आंसर हो गया केवल 3। ठीक है, चलिए इसका देखिए थोड़ा सा ऑप्शन जो है यहाँ पे, इसका आंसर वाला जो है सेक्शन सेगमेंट छूट गया क्योंकि जल्दीबाजी में किया गया है। ठीक है, फिर भी आपको दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए तो अब एक एक करके थोड़ा सा, आचार समिति ये, इसका प्रारंभ कब हुआ है? 2000 में हुआ था। और ये दिवंगत जीएमसी बाल योगी ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्हीं के अध्यक्षता में एक एडहॉक जो कमेटी है वो उसका गठन किया गया था। और ये तब से, ध्यान दीजिएगा, 15 से ही, 2015 से ही ये स्थायी रूप से लोकसभा का हिस्सा बनी रही। बात बिल्कुल सही है, ये याद रखिएगा। दूसरा क्यों गलत है स्टेटमेंट? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी लोकसभा के माध्यम से अन्य सदस्य के खिलाफ शिकायत कर सकता है, लेकिन यह शिकायत सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि झूठी, तुच्छ, परेशान करने वाली ना हो। यदि सदस्य स्वयं शिकायत करता है तो हलफनामे, यानी जो आप, हलफनामे का मतलब होता है कि उसको क्या कहते हैं, एक कि भाई मैं जो भी शपथ पत्र है एक तरह से, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये केवल, यहाँ पे एक देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, केवल लोकसभा का सदस्य ही, बाहर के व्यक्ति भी कर सकते हैं, है ना, यही वाली बात थी। चलिए, अच्छा, अब बात कर लेते हैं कथन 3 की। आचार समिति केवल उन मामलों में विचार करती है जो न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। बिल्कुल सही बात। मीडिया रिपोर्ट या न्यायालय में चल रही मामलों पर समिति विचार नहीं करती। दो चीज हो गया, मीडिया रिपोर्ट पे भी विचार नहीं करेगी, तो समिति को शिकायतों का मूल्यांकन करने के बाद ही कार्रवाई करनी होती है। ठीक है, तो आचार समिति का कार्य क्या क्या हो गया, ये थोड़ा सा देख लीजिए आप। लोकसभा के सदस्यों की नैतिक और आचारिक जो आचरण है उनका
उसमें निगरानी करना, ऑब्जर्व करना, मॉनिटरिंग करना और उसमें सुधार करना भी है। और शिकायतों की जांच भी करेगी कि कोई जिनमें कोई गंभीर आरोप अगर है, कोई गंभीर आरोप मतलब गंभीर कदाचार का आरोप हो, ठीक है, और न्यायालय में विचाराधीन ना हो, ठीक है। यह समिति विधिक सीमाओं के भीतर काम करती है, यानी न्यायालय में विचाराधीन मामले को नहीं छेड़ सकती। लोकसभा के सदस्य के खिलाफ अगर आप शिकायत करने जाते हैं तो व्यक्ति को वैध प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, खाली जुमलेबाजी नहीं चलेगी, है ना। चलिए, हमारे देश में ऐसे भी स्टेटमेंट और फैक्ट जो जो नैरेटिव है, नैरेटिव जो है, जैसे कि मुझे एक्स व्यक्ति बुरा है, बस ये कहने भर की देरी है, पर मैं उसके लिए कोई फैक्ट नहीं रखूंगा, तो लोगों को पता ही नहीं होता फैक्ट कहते किसको हैं। प्रॉब्लम ये है, शायद हमारे राजनेता उनमें से या आधी जनता वैसी ही है शायद, है ना, मे बी, कि फैक्ट पे बात नहीं होती है हमारे यहाँ पे, नैरेटिव चलता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। चलिए, आचार समिति की सिफारिश। समिति अपनी सिफारिशों को लोकसभा के पास प्रस्तुत करेगी। किसके पास कर, ये हम डिटेल कर रहे हैं उस कमेटी की, है ना। और जब ये रिपोर्ट पर विचार होगा उसके बाद चर्चा भी होगी, चर्चा का भी प्रोविजन है। क्लियर है ये? जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिएगा, थोड़ा आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि सर मैं हवा में चल रहा हूं, ऐसा कुछ। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार ग्रहण करने से पहले पहले 1946 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 15 दिन के लिए, सॉरी 2 दिन के लिए जो थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, है ना। 2 दिन के बाद 9 में बैठक हुई थी पहली, और 11 में तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे, तो 2 दिन पहले की बात हो रही है ये, कहीं भी मिल जाएगा आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फिर ध्यान रखिएगा ये फैक्चुअल था, तो अगर आप लोगों को कुछ फैक्चुअल देखना हो अगर, तो ल्यूसेंट देख सकते हैं, वो भी फैक्चुअल पोर्शन, कंसेप्ट वाला पोर्शन नहीं, ल्यूसेंट से भी, ये ल्यूसेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है। कौन संविधान सभा के, इसमें डिटेलिंग कैसे कर सकते हैं आप, थोड़ा सा मैं आपको, कुछ चीजें अभी भी रह जा रही हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, जैसे कि बी आर अम्बेडकर क्या थे, टी कृष्णमाचारी जो है वो, उनका पोस्ट क्या था, राजगोपालाचारी देख रहे हो, बार बार देखो राजगोपालाचारी फिर से पूछा गया है, ये दिख रहा है आपको, 2024 में भी पूछा गया, 23 में भी है, ये नाम दिख रहा है आपको बार बार, तो जाहिर सी बात है कि इसका थोड़ा डिटेलिंग कर लो यार। तो ऐसी ही डिटेलिंग जो बार बार कुछ जो मेरे खुद के इनपुट्स होंगे वो मैं एक अलग से पेज में करके दूंगा आप लोगों को, बट वो अभी नहीं, एग्जाम के टाइम में मुश्किल से वो 4-5 पेज का होगा, उसको आप पढ़ सकते हैं फिर, या फिर कुछ दिन पहले दे दूंगा, ये हो सकता है, ठीक है। अभी देने का मतलब है कि फिर आप उस पर डिपेंडेंट रहेंगे, है ना, वो ठीक नहीं है। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी सदस्य चुना गया था, ठीक है, कि प्रारंभिक कार्य जो काम काज है उसको चलाने के लिए, और 2 दिन के पश्चात, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ठीक है, 11 दिसंबर को। भारत के ये पहले राष्ट्रपति बने, ठीक है, बिहार से संबंधित है, और भारत जो संविधान है, भारतीय संविधान ने इसी संविधान सभा ने ही इस भारतीय संविधान को तैयार किया था। 26 जनवरी 1949 को ये पूरी तरह से लागू हो गया, तो गणतंत्र दिवस, ठीक है। लेकिन बन के तैयार कब हुआ वो देख लीजिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना। तो बनते साथ ही 26 नवंबर 1949, इस डेट से ही संविधान के कुछ पार्ट जो है एप्लीकेबल हो गए थे, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो, तो इसका रिलेवेंस क्या होगा, रिलेवेंस जो है, संविधान सभा का महत्व क्या है, क्यों ये संविधान सभा क्या थी, इसका काम था, बेसिक पर्पस था, भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया का ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा थी, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय लोकतंत्र की नींव भी रखी गई, ठीक है, काम इसका यही था। तो इसी ने संविधान सभा जो है, इसी ने ही संविधान को, बहुत सारी समितियां बनी थी,
सब लोगों ने मिलजुल कर काम किया, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जरा सा क्वेश्चन नंबर 9 की। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368, देखो फिर से वही वापस आ गया, अमेंडमेंट 368। संसद संविधान के किस प्रावधान को निम्नलिखित तरीके से संशोधित कर सकती है? निम्नलिखित जोड़, भिन्नता और निरसन, एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील, ठीक है। किस तरह से? तीनों से कर सकती है भाई, कुछ ऐड कर सकती है, बिल्कुल अभी मैंने बताया था। कुछ अलग 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 से कर सकती है, या किसी बात को निरस्त कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, तीनों है, ठीक है। तो आर्टिकल जो अंडर आर्टिकल 368 के तहत संसद जो है कौन करेगी? संसद, पार्लियामेंट, है ना, संविधान के किसी प्रावधान को संशोधित करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो ये संसद में किसी नए प्रावधान को ये जोड़ भी सकती है, कौन? संसद। अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन जो है वो भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। निरसन भी कर सकती है, पूरी तरह से रद्द कर सकती है। तो इंपॉर्टेंस क्या है देखो, पहले ये समझ लो। भारतीय जो संविधान है, आर्टिकल 368 जो है संविधान की फ्लेक्सिबिलिटी को अश्योर्ड करता है, ठीक है। तो समय समय पर, टाइम टू टाइम क्या होता है बेसिकली, जब जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है ना, जो भी रिक्वायरमेंट हो रही है, अलाउइंग इट्स टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, कुछ भी चेंजेस अगर है आवश्यकता के अनुसार इसको संशोधित किया जा सकता है। तो संशोधन की प्रक्रिया के दौरान संसद के कुछ मामलों में राज्यों की सहमति भी जरूरी है। अब ध्यान से ये पॉइंट नोट कर लो, संसदीय ढांचे से संबंधित संशोधन। तो अब एक चार्ट बना लो कम से कम, ये मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा देने की, लेकिन अगर आप लोग, मेरा टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, आप लोग खुद से करना चाहो तो कर लेना। एक चार्ट बना लेना ऐसे करके, और उसमें आप डाल सकते हो कि संसद जो संविधान में किन 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 विषयों पर राज्यों की सहमति भी चाहिए, यानी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ठीक है। ये कर लीजिएगा। किसमें साधारण बहुमत चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी, किसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और किसमें, किस विषय पे स्पेशल मेजॉरिटी विद आधे राज्यों का अनुसमर्थन। एक चार्ट बना लिया, काम खत्म। ये बात समझ में आई? थोड़ा सा स्पीड ठीक है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो संविधान के किसी प्रावधान को संशोधित करने के लिए संसद को विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा हो आइदर राज्यसभा, दोनों में बहुमत से ही पास होना है, ठीक है। फिर भी कुछ मामलों में राज्यों की सहमति आवश्यक है, ठीक है। चलिए, क्लियर है? तो वो चार्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताते जाइएगा भाई। शेखर कुमार, चलिए चलिए, आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 10, धन विधेयक। अभी बताया था मैंने धन विधेयक, वहां मुंह से निकला यहां आ गया, देख लीजिए, है ना। चलिए, ऐसा नहीं है, ये कॉमन चीज है, ठीक है। अनुच्छेद जो आर्टिकल 109 में मेंशन है, द स्पेशल, देखो ये पूछा क्या है, कौन सा कथन सही है, पहले तो ये पकड़ दो। आर्टिकल जो है 109 में मेंशन है कि मनी, आर्टिकल 109 मेंशन द स्पेशल प्रोसीजर ऑफ मनी बिल, स्पेशल प्रक्रिया का उल्लेख है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, बिल्कुल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। 14 दिन तक ये राज्यसभा रोक सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। राज्यसभा विधेयक को या तो अनुमोदित कर सकती है या उसमें परिवर्तन का सुझाव दे सकती है, लेकिन अस्वीकार नहीं कर सकती, बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल सही बात। धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों को लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है, बात है नहीं है। तो धन विधेयक के बारे में दिया गया था, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं। 109 में ही दिया गया है धन विधेयक, और देखिए ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है 109 में, और धन विधेयक 110 में है। इसमें प्रक्रिया है 109 में, और 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया, ठीक है। इसको केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसको मतलब नहीं है, हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन लोकसभा में
पास होने के बाद हम उसको राज्यसभा भेजेंगे, राज्यसभा इसको सिर्फ 14 डेज तक ही रोक सकता है। अगर उसे पास नहीं करना तो 14 दिन का डिले कर देगा, मैक्सिमम ये कर सकता है वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कुछ सुझाव दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, पर मानना नहीं मानना लोकसभा के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है। राज्यसभा धन विधेयक के संशोधनों को पर प्रस्ताव कर सकती है, स्वीकार करना नहीं करना उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हमारा फोर्थ जो स्टेटमेंट था कि नहीं, उसको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना जरूरी है, नहीं ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका? अब थोड़ा सा धन विधेयक के बारे में थोड़ा सा हम देख लें, प्रोविजन मनी बिल के बारे में क्या है। तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, वही सब 14 दिन की अवधि के लिए है। कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी तो स्वतः ही रूप से यह पारित मान लिया जाएगा। ठीक है। तो यह प्रक्रिया संसद में वित्तीय मामले को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। तो ये सिफारिश कर सकती है, तो बिल्कुल केवल सिफारिश ही होगी। और ध्यान रखिएगा, सिफारिश कभी भी मैंडेटरी नहीं होती। ठीक है, यानी सरकार भी, अगर एक चीज और ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ने कोई कमेटी बनाई और वो कमेटी ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, तो सिफारिश को मानना नहीं मानना सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो सिफारिश टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पूर्वोत्तर विकास परिषद की स्थापना 1971 द्वारा की गई थी। 2002 में एनसीई अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं इसमें। तो ये बेसिकली पूछा गया है एनईसी के बारे में। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न काउंसिल कब स्टैब्लिश हुई है? ये काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 71 जो है, इसमें अमेंड किया गया था 2002 में। ये अब इस एक्ट पे एक अमेंडमेंट आया 2002 में। ठीक है। तो अब इसमें शामिल कौन कौन है वो बात कर लेते हैं। गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंस्टिट्यूएंट स्टेट, राज्य का जो राज्यपाल होगा, बिल्कुल। ठीक है। संविधान निर्माता, ये जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट जो स्टेट है, ये हो गया। 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल होंगे। राष्ट्रपति कितने लोगों को नामित कर सकता है? तो 3 लोगों को कर सकता है, बिल्कुल। और यूनियन होम मिनिस्टर क्या करेगा? कॉमन सेंस है। तो हम इस पे बात थोड़ा सा ये देख लेते हैं। राज्य का जो राज्यपाल है, इस नॉर्थ ईस्टर्न वाला, ये जो हमारा, ठीक है, एनईसी है ना, कमिटी, इसमें राज्यपाल को काउंसिल का क्या है, एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, बिल्कुल किया गया है। ठीक है। राज्य के मुख्यमंत्री भी परिषद के सदस्य होंगे। भारत के राष्ट्रपति 3 लोगों को नॉमिनेट करेंगे, यानी केंद्र सरकार का भी थोड़ा सा दखल रहेगा इसमें। ठीक है। बट गृह मंत्री के सदस्यता का कोई उल्लेख है नहीं, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये आप याद कैसे रखोगे? तो नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है ना, ये वाला पार्ट है ना भारत का। ठीक है। तो ये पार्ट जो है, इसका पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि जो उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए विकास योजनाएं तैयार करना था। ठीक है। तो ये प्लान को डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट प्लानिंग करने के लिए था कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनकी विकास योजनाओं को तैयार करना, और ये अश्योर करना कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं और परियोजनाओं को, यानी एटलीस्ट कोई भी परियोजना या कोई भी जो डेवलपमेंट का जो वर्क है, उसमें कम से कम 2 राज्य, नॉर्थ ईस्ट के कम से कम 2 राज्य तो शामिल होने ही चाहिए, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है। रीजनल जो कोऑर्डिनेशन है, ये समन्वय और सहयोग को भी बढ़ावा देगा, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन को इंश्योर करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और पूर्ववर्ती राज्यों की विकास योजना प्रभावी रूप से इफेक्टिव हो सके, ताकि, है ना। सिक्किम के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाई गई इसमें। ऑल्सो मॉनिटर, ये क्या करेगा, ये जो एनईसी जो है, ये सिक्किम जैसे स्टेट के लिए स्पेसिफिक
प्रोजेक्ट एंड स्कीम को क्या करेगा, थोड़ा सा टेलर करेगा, निगरानी करेगा, मॉनिटर करेगा। ठीक है, चलिए। तो कोई भी परिषद, देखिए नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स हैं। 7 सिस्टर्स, आपको क्या करना है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो दोनों ऐसे भी कॉमन चीजें हैं। ठीक है, तो स्थानीय लोकल जो स्थानीय प्रशासन है और क्षेत्रीय समस्याओं पर उचित ध्यान दिया जाए, इसके लिए दोनों को कोई भी कमेटी में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक आर्टिकल आपका शेड्यूल 5th है और एक शेड्यूल है आपका 6th, MATM। कुछ याद आया, ये वहां से आप इसको कर सकते हैं। मिजोरम, जल्दी जल्दी क्लियर कीजिए। हाँ, तो जितना बताया है उससे क्वेश्चन बनेगा, है ना। चलिए, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नारी शक्ति वंदन अभियान एक स्कीम, और हालांकि एक एक्ट बना दिया गया है, इन्होंने दिया है रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अभियान। ठीक है, इसके बारे में कथनों पर विचार करना था। ठीक है, कि यह प्रावधान जो है इसका, इट्स प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा, 18वीं लोकसभा से लागू होंगे। 18वीं लोकसभा तो अभी चुनाव में जाना है ना। ये शामी कौन है भाई, थोड़ा सा नाम मेंशन कर दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया कौन है। क्या ये वो है, शिवानी जी? आई थिंक शिवानी जी होनी चाहिए, जयपुर वाली, है ना। चलिए, अच्छा, तो 18वीं लोकसभा, अभी इलेक्शन होना था, ये तो हो गया अभी, और ये पूछा गया 23 में। ठीक है, अधिनियम बनने के बाद ये 15 वर्ष तक लागू रहेगा, यानी उसके मेन प्रोविजन के बारे में है। और अनुसूचित जातियों के लिए ये आरक्षित कोटे में के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही बात। तो स्पेसिफिक स्कीम की बात हो गई, एक्ट की बात हो गई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो 128वां विधेयक बनाया गया था, विधेयक था, इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधि, ध्यान देना एक शब्द पे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए लाया गया है। तो उनको बेसिकली संसद में, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं में इनको रिजर्वेशन देने की बात कही गई। ठीक है, तो संसद में भी अब महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया। ठीक है, चलिए, तो परिसीमन के बाद ये ज्यादा एक्टिव रहेगा। 18वीं से कथन जो है ये गलत है, पहला क्यों, 18वीं लोकसभा से लागू होंगे, नहीं ऐसा नहीं, वो पहले ये लागू हो गया। ठीक है, तो आरक्षण का प्रभाव क्या होगा, केवल अगले परिसीमन अभ्यास और जनगणना के आधार पर होगा। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण का ये पहला जो क्रियान्वयन है, ये 2019 से 29 से ये स्टार्ट होना, यानी 19वीं लोकसभा से संभावित है। 15 वर्ष तक लागू रहेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल जो आरक्षण का जो प्रावधान किया गया था, सेम एज इट इज रखा गया है इसको भी। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, अब वो जरा सा जान लेते हैं। यानी एसटीएससी की महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य ये देख लेते हैं। तो लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों का ये 1/3 महिलाओं को आरक्षित होगा। लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी, दो ही यूटीज ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी विधानसभा है। अभी तीसरा एक और हो गया, उनकी भी अपनी विधानसभा है ना भाई, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू, अब तो कश्मीर की बात हो रही है, यहां भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखो, आरक्षित जो सीटें हैं, प्रत्येक परिसीमन के बाद, परिसीमन का मतलब कि डिलिमिटेशन, कुछ वर्ड देखो मैच कर रहा है, जल्दी से बताओ कमेंट करके, कुछ मैच कर रहा है? बिल्कुल, तो ऐसे ही आपको देखना है। चलो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं।
प्रतिषेध रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश है। देखो यार, आर्टिकल 32 जो है हमारा, इससे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन्हीं को ही रिट जारी करने का राइट है। ठीक है, तो ये पूछा गया प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है तो इंग्लिश में देख लो जाके, जैसे मुझे होता है कभी कभी, है ना, समटाइम्स। तो प्रोहिबिट करना यानी मना करना। ठीक है, तो निचली अदालतों द्वारा किसी मामले की कार्रवाई जारी रखने पर रोक लगाना। जरा सा कोई इसका एकदम करंट एग्जांपल दे सकते हो? अभी मैंने क्लास में ही डिस्कशन किया है इसके बारे में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कुछ याद आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है लोकल कोर्ट से कि क्या करना है, आप सर्वे का जो काम जो अलाउ कर रहे थे, अब सर्वे वाला काम अलाउ नहीं करोगे। ये मामला आपके जुडिक्शन से बाहर हो जा रहा है। तो कौन सा लिया गया? अब ये क्वेश्चन उठा लो और लिख लो, ये आना है। अब तो ये आएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल, अब आप इसका डिटेल भी देख लीजिए, बट मैंने आपको करंट से एसोसिएट कर दिया। अब ये क्वेश्चन आना है, क्यों? क्योंकि ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसको अभी इसी रिट का अधिकार का प्रयोग किया है। सर्वे का सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सर्वे का काम निचली अदालत, ये जो अधिकार है, जो सर्वे का जो काम है उसका जो ऑर्डर है वो पास नहीं करेंगी। ठीक है, चलिए, तो ये क्या केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकती है, दोनों का आर्टिकल है। ठीक है, तो विभिन्न आर्टिकल, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ जो आर्टिकल है। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। हैबेस कॉर्पस, सशरीर, शरीर को प्रस्तुत करो। ठीक है, प्रोड्यूस द बॉडी, है ना। पर्पस क्या है? किसी भी अवैध हिरासत में रख के मामले में व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करना। तो इसका प्रभाव क्या होता है? यह अश्योर करता है कि टू इंश्योर अ पर्सन इज प्रिवेंटेड बिफोर द कोर्ट इन द केस ऑफ इलीगल डिटेंशन, यानी कि इसका प्रभाव ये है कि भाई किसी की भी स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना हो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन यहां तक तो सब लोग पढ़ रहे हैं, ये लाइन नहीं पढ़ रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंडमस, परमादेश, इसका अर्थ है कि वी कमांड। ठीक है, सार्वजनिक अधिकारियों को, ध्यान रखना, सार्वजनिक अधिकारियों को उसके कानूनी कर्तव्य पालन करने का आदेश देना। किसको? कोर्ट को नहीं, सार्वजनिक अधिकारियों को। टू डायरेक्ट अ पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटीज, तो यह निजी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ जारी नहीं की जाएगी, मैंडमस नहीं होगा। ठीक है, कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एंटाइटीज। ठीक है, प्रोहिबिशन यानी टू फॉरबिड, निषेध करना, मना करना, निचली अदालत को या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोकना। तो एक मैंडेमस ये हो गया, कहां गया? हैबेस कॉर्पस, प्रतिषेध, है ना, प्रतिषेध, यही निषेध प्रतिषेध यही वाला है। ठीक है, तो जिसको अभी अदालत ने अभी क्या किया है, थोड़ा सा इसका यूज किया है ना। हालांकि ये ऑर्डर के रूप में दिया है, इसके लिए कोई रिट जारी नहीं की गई, बट रिट हो सकती थी या रिट भी जारी की गई होगी, है ना। तो यह केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक, ध्यान रखना, निकायों के बॉडीज पे ही लागू होगी, यानी कि निचली अदालत या फिर उसका जो लोअर कोर्ट्स होगा और ट्रिब्यूनल्स जो होगा उसी पे ही लागू होगा। तो निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई करने का, रोकने का आदेश देना, भैया आप सर्वे का ऑर्डर नहीं दोगे। प्रोहिबिशन, क्लियर है? ढूंढ के देखना, कहीं मिलेगा नहीं अभी कोई भी यूट्यूब चैनल पे। चलिए,
को वारंटो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं देख पा रहा हूं, और भी लोग देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट भी देख पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कितना आप अवेयर हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे मान के चलिए कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, मैं तो इस तरह से मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो पढ़ाने से ज्यादा पढ़ने पे विश्वास रखने वाला, अगर ये मान के चलूंगा तो क्वेश्चंस भी ज्यादा विजिबल होंगे मुझे, आपको भी होंगे, क्योंकि आपको भी एग्जाम देना है, ठीक है। को वारंटो, किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति को कानूनी अधिकार को चुनौती देना, यानी कि इसका पर्पस है टू चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन क्लेम टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, यानी ये किसी मंत्रियों के विरुद्ध लागू नहीं होगी, लेकिन किसी किसी पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, सार्वजनिक पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, तो अगर उसको अपॉइंट किया गया है तो कोर्ट उससे पूछेगी आपको ये अधिकार किसने दिया। मान लीजिए कि कोई आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, और उन्होंने एक कमेटी बनाई और उसके हेड बन गए बिना किसी गवर्नमेंट के या किस अधिकार से, तो वो पूछेगी कि क्या आपको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, ठीक है, ये भी होता है। चलिए, क्योंकि शक्ति का दुरुपयोग ना हो, मिसयूज ना हो, है ना, सटियोररी, ठीक है, यानी टू बी सर्टिफाइड, निचली अदालत या प्राधिकरण या न्यायाधिकरण जो है से किसी मामले को उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर देना, यानी कोई मामला लोअर कोर्ट में चल रहा था उसको हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दो। ये कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और हाई कोर्ट, दोनों कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये यह सुनिश्चित करता है कि निचली अदालत का जो निर्णय है वैध और उचित हो। तो पर्पस है टू ट्रांसफर अ केस फ्रॉम अ लोअर कोर्ट टू अ हायर कोर्ट फॉर रिव्यू, रिव्यू के लिए इसको भेजा जाता है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये थोड़ा सा पहले से बेटर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। वह राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित समुदाय को किसी अन्य राज्य में भी अनुसूचित जनजाति घोषित करना आवश्यक नहीं है। इट इज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट who recognize and declare a community as a scheduled tribe in that state, ठीक है। And the second one is a community declared as a scheduled tribe in one state may not necessarily be declared as such in another state। कौन सा कथन सही हो सकता है, कौन सा कथन गलत हो सकता है? अब ये गवर्नर के बारे में बात हो गई, सीधी सी बात है यार, हमें गवर्नर तो पढ़ना ही है, प्रेसिडेंट तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल, अब फिर से मैं कह रहा हूं, आर्टिकल याद नहीं रखना है तो आपकी परेशानी ऐसे ही खत्म हो गई 50%। पॉलिटी में एक वो चलता है कि भाई सब आर्टिकल आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेंस में वो भी कुछ कुछ जगह पे आपको ये करना होता है, बाकी आप इसको छोड़ सकते हैं। मेंस का तो हम मेंस में अलग डिस्कशन करेंगे, फिलहाल प्री की बात हो रही है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 342(1), ठीक है। आर्टिकल फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें कहा गया है, यानी भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल में यह कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में एक लिस्ट को तैयार करना, उसको मान्यता मान्यता देने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो ये यहां दिया है गवर्नर के पास। जवाब है नहीं, गवर्नर के पास ये राइट नहीं होता है। लिस्ट कौन तैयार करवाएगा? राष्ट्रपति, किसी भी स्टेट में, मिजोरम हो, बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, एमपी हो, ठीक है। तो ये अधिकार किसके पास है? और उसको मान्यता देना कि हाँ भाई ये जो एक्स ग्रुप है, अब इसको हम ट्राइबल का स्टेटस देते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की परामर्श से किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की अधिसूचना जारी करते हैं, यानी घोषणा अधिसूचना कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति, लेकिन किसके परामर्श से? राज्यपाल के परामर्श से।
और इस सूची में परिवर्तन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो राज्यपाल तो कहीं से भी नहीं है इसमें। हटाना या जोड़ना, अमेंड करना, ये तीनों चीजें कौन करेगा? संसद करेगी। कोई भी एसटी एससी के बारे में, यहाँ पे एसटी की बात हो रही है, ठीक है, जनजाति, ठीक है। जैसे मान लीजिए कल को राजस्थान में मीना को हटाना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं हट जाएगा, मैं बात कह रहा हूं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अब इसके लिए विरोध नहीं होना चाहिए मेरा, है ना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये कौन करेगा? संसद करेगी। बात समझ में आ रही है? अब इसी से संबंधित देख लीजिए, यूपी में कुछ ओबीसी कैंडिडेट को एससी का स्टेटस देना है, ये भी मैं बता चुका हूं। ये अधिकार किसके पास होगा? प्रेसिडेंट के पास। यानी कुल मिला के केंद्र सरकार के पाले में होगा ये। केंद्र सरकार लिख के देगी और प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, ये ना। तो कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर ये प्रोमिसेस करती है तो फर्जीवाड़ा है। हाँ, अगर वो दोनों जगह पे एक ही सरकार हो, एक ही पार्टी की, तो शायद ये हो जाए। अदरवाइज अगर ये प्रॉमिस कोई कर रहा है तो भी फिर फेक माना जाएगा, ठीक है। चलिए, चलो सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति की मान्यता राज्य विशिष्ट होती है, बिल्कुल, पूरे देश में तो होगी नहीं, ठीक है। तो किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित जो जनजाति है, दूसरे राज्य में स्वतः अनुसूचित जनजाति नहीं मानी जाती। कई जगह पे जैसे कि ओबीसी है, आप स्टेट में ओबीसी का दर्जा मिल सकता है, लेकिन केंद्र में हो सकता है उसको जनरल का दर्जा मिले। क्यों? जैसे जाट समुदाय है, उनको ओबीसी का दर्जा दिया गया, लेकिन बहुत सारे जाट समुदाय ऐसे हैं जो सेंटर में जनरल में आते हैं, ठीक है। एज फॉर एक एग्जाम्पल देख लो, तो झारखंड में जो अनुसूचित जो एसटी है के रूप में मान्यता प्राप्त कोई जनजाति, मान लीजिए कि संथाल हो गया, तो छत्तीसगढ़ में उसको वैसी मान्यता दी जाएगी, जरूरी नहीं है, जब तक कि वो राज्य में भी अधिसूचित ना किया जाए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सेपरेटली अगर नोटिफाई करेगा तभी माना जाएगा, अदरवाइज उनको, जैसे कि आप लोग फॉर्म भरते हैं, तो भाई ओबीसी का फॉर्म भर दिया, लेकिन आप यूपी में जा रहे हैं, आप जनरल इसमें यूपीएससी में आप ओबीसी का सपोज एज फॉर असिस्टेंस ओबीसी का स्टेटस रखते हैं, ठीक है, लेकिन आप यूपीपीसीएस का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप एज अ कंसिडर किए जाते हैं जनरल में। ऐसा क्यों है? या आप एससी हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप मान लीजिए राजस्थान से है और आपने यूपीपीसीएस का फॉर्म भरा, तो आपको जनरल कंसिडर किया जा रहा है। ये समझ में आ रहा है? ये वही चीज है, एज इट इज, नथिंग एल्स इसमें, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं जरा सा। केंद्रीय बजट, ठीक है, यूनियन बजट के बारे में बात किया गया है, ठीक है, करते हैं बात। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ भी है, 1 और 2 होगा यहाँ पे, है ना। चलिए, ठीक है। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे एक ही लाइन देखते साथ ही गलत निकल के आया, संसद के दोनों सदन, ठीक है। चलिए देखते हैं। और संघ स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। यानी राष्ट्रपति पहले सिफारिश करेगा तब अनुदान की मांग स्वीकार की जाएगी, ऐसा कुछ, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट को देख लेते हैं। टॉपिक क्या है वो भी, इस पे भी चर्चा करेंगे। फिर से वही, अरे ये तो उसी का ही आ गया। चलिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, इसको ठीक करना पड़ेगा मुझे, केंद्रीय बजट वाला, ठीक है।